हाय फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विकिरण सुरक्षा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन सेफ्टी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा विकिरण सुरक्षा, रेडिएशन सेफ्टी। बात करें विकिरण सुरक्षा की, तो विकिरण सुरक्षा विज्ञान की वो शाखा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्यों और पर्यावरण को आयनकारी जो विकिरण होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, उनके हानिकारक प्रभाव जैसे कि हमारे डीएनए का टूटना या कैंसर जैसी जो समस्याएं होती हैं उनसे बचाना है। और आज देखिए तो चिकित्सा क्षेत्र जिसमें हमारा एक्सरे या सीटी स्कैन होता है, उद्योग, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इनमें भारी मात्रा में विकिरणों का उपयोग होता है। इसलिए इन सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो बहुत सारा नुकसान लोगों को हो सकता है। इसलिए हमारे इस चैप्टर को सिलेबस में भी डाला गया है। फिर बात करें विकिरण सुरक्षा का एक बुनियादी सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम है एलारा, ALARA। तो विकिरण सुरक्षा का सर्वमान्य सबसे महत्वपूर्ण नियम है एलारा। एलारा की बात करें, एलारा का पूरा नाम क्या है? एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, मतलब जितना कम हो सके, जितना किया जा सके उतना प्राप्त करो। कि मतलब विकिरण के संपर्क में उतना कम रखा जाए जितना व्यावहारिक रूप से संभव हो सके। इसे कहते हैं एलारा का नियम। बात करें एलारा के नियम की, तो इसके मुख्य तीन स्तंभ है, तीन पिलर्स है एलारा के। बात करें कौन कौन से तीन स्तंभ है। पहला स्तंभ आता है समय। समय की बात करें तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि आप विकिरण स्रोत के पास जितना कम समय बिताएंगे, आपका शरीर उतनी ही कम विकिरण को सोखेगा, मतलब जो विकिरण डोज है उसको सोखेगा। तो इसको हम बात करें समय प्रोपोर्शनल टू डोज, मतलब जितना कम समय उतना कम ऊर्जा का सोख, इसे हम कहते हैं कम समय। फिर दूसरा आता है डिस्टेंस और व्युत्क्रम नियम। कि मतलब सिद्धांत क्या कहता है, विकिरण स्रोत से दूरी बढ़ाने पर उसका प्रभाव तेजी से कम होने लगता है। कि जितना ज्यादा दूर होगा व्यक्ति उस विकिरण स्रोत से, उतना ज्यादा बेहतर है। कि मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू D/1। मतलब I का मतलब होता है तीव्रता और D का मतलब होता है दूरी। तो उदाहरण के लिए देखें, यदि आप विकिरण स्रोत से दुगनी दूरी कर लेते हैं, क्या विकिरण स्रोत से आप दुगनी दूरी कर लेते हैं, तो आप पर विकिरण का एक चौथाई प्रभाव रह जाएगा। कितना? एक चौथाई। ये है I प्रोपोर्शनल टू D² है। I ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, आप इसे याद रखें, D²I। तो एक चौथाई प्रभाव रह जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। कि जैसे आप विकिरण स्रोत से अपनी दूरी दुगनी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, पहले विकिरण स्रोत ये है, क्या विकिरण स्रोत ये है और यहाँ से इस दूरी पर था, अब क्या यहाँ से बढ़ा है कि यहाँ रह गया, इतनी दूरी क्या दुगनी कर दी, तो क्या है विकिरण का प्रभाव एक चौथाई रह जाएगा। कितना? एक चौथाई ही रह जाएगा इससे। और यदि दूरी को 3 गुनी कर देंगे तो 1/9 रह जाएगा, आपसे याद रखेंगे। जैसे 2 की घात 4 और 3 की घात 9। तो इस तरह से घात के प्रभाव से ये दूरी के हिसाब से प्रभाव कम होने लगेगा। तो आप इसे याद रखेंगे, यदि दूरी दोगुनी कर देंगे तो प्रभाव एक चौथा रह जाएगा, और यदि तिगुनी कर देंगे तो प्रभाव 1/9 रह जाएगा। यदि चौगुनी कर देंगे तो एक सीधे बढ़ के 1/16 रह जाएगा। तो इस तरह से ये घटेगा। और तीसरा नियम आता है शील्डिंग या परिरक्षण की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो विकिरण स्रोत और व्यक्ति के बीच में एक ऐसा भौतिक अवरोध लगाया ना, जो हमारे विकिरण को सोख ले या फिर विकिरण को पूरी तरह से रोक दे। तो हमारे ये अलारा के अंदर तीन नियम काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से नियम है? पहला नियम आता है हमारे कौन सा? समय। दूसरा दूरी और व्युत्क्रम का नियम। और तीसरा शील्डिंग या परिरक्षण। अब हम देखेंगे किस विकिरण को कैसे रोकें। जिस बहुत सारी विकिरण निकलती है, तो किस विकिरण को कैसे रोका जाए। पहला विकिरण आता है हमारे कौन से? अल्फा कण। ये भारी कण होते हैं और इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें सामान्य कागज की शीट है या फिर इंसान की भारी त्वचा अपने आप ही रोक लेती है। इसके लिए भारी कवच की जरूरत नहीं है अल्फा कणों के लिए। तो बीटा कणों की बात करें तो हल्के इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी मध्यम भेदन क्षमता होती है। इन्हें हमारी त्वचा या कागज की शीट तो नहीं रोक सकती, लेकिन एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की पतली परत से रोका जा सकता है। इससे एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक की पतली परत से इन्हें रोका जा सकता है, बीटा कणों को। फिर तीसरे आते हैं हमारे कौन से? एक्सरे या गामा कण। क्या? एक्सरे गामा किरणों की बात करें तो इनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। तो ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, और इन्हें रोकने के लिए हमें शीशा, कंक्रीट या स्टील की मोटी दीवार की जरूरत पड़ती है। इन्हें रोकने के लिए क्या हमें शीशा, कंक्रीट या फिर स्टील की मोटी दीवार की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं न्यूट्रॉन। तो बिना चार्ज वाले भारी कण होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, और इन्हें रोकने के लिए हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जैसे हमारा पानी, पैराफिन, मोम, भारी कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, तब जाके ये रुकती है। तो इस तरह से हमने देखा जो कौन कौन सी विकिरणें हैं उनको कैसे कैसे रोका जाए, अल्फा कण, बीटा कण, एक्सरे, गामा कण और न्यूट्रॉन। फिर बात करें अर्धपरत मूल्य की सिद्धांत। अर्धपरत मूल्य के सिद्धांत की बात करें, जैसे हाफ वैल्यू लेयर कहते हैं HBL। ये शील्डिंग सिद्धांत, क्या ये हमारे शील्डिंग सामग्री जैसे लेड है, इनकी एक वो मोटी मोटाई होती है
जो अपने अंदर से गुजरने वाले विकिरणों की तीव्रता को ठीक आधा कर देती है। क्या? अपने अंदर से गुजरने वाले जो विकिरण है उसकी तीव्रता को ठीक आधा कर देती है। एक एचबीएल के बाद मतलब अर्ध परत मूल्य की बात करें कि जैसे ये विकिरण का स्रोत है, उसके सामने आपने कोई लेयर लगा दी कि जैसे ये एक लेयर लगा दी, ये लेयर लगा दी, तो इससे क्या हमारे बहुत सारे विकिरण इससे निकलेंगे, निकलेंगे। अब आप चाहते हो कि इस लेयर से कितना निकले, मतलब कितना आगे जाए। तो यदि एक लेयर लगाओगे तो इसकी कितनी 50% तीव्रता रह जाएगी। अब वही बात है कि इसकी आपने 2 लेयर लगा दी, ये एक और लेयर लगा दी, तो इसकी तीव्रता क्या है, फिर यहाँ से आगे निकलेगी तो 25% ही रह जाएगी। आपने एक और तीसरी लेयर भी लगा दी, ऐसे तीसरी लेयर लगा दी, तो इसकी तीव्रता कितनी हमारे केवल 12.5% ही रह जाएगी। तो इस तरह हमने देखा जो एचबीएल मतलब हाफ वैल्यू लेयर, तो इसका प्रभाव किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे विकिरण के जैविक प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। क्या विकिरण के जैविक प्रभाव के बारे में बातचीत करें तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करें तो आयनकारी विकिरण शरीर के डीएनए और कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन निकाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाती है। और बात करें इनके दो मुख्य प्रकार के प्रभाव होते हैं, कौन कौन से प्रभाव होते हैं। पहला तो होता है नियतात्मक प्रभाव। क्या नियतात्मक प्रभाव की बात करें डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट की, तो कारण क्या है, जब शरीर को एक बार ही जब क्या जब शरीर को एक ही बार में बहुत अधिक डोज मिल जाए, क्या कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है तो आयनकारी विकिरण के सामने आता है, पास में आता है, तो एक ही बार में यदि उसको बहुत सारी डोज मिल जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे एक थ्रेशोल्ड मतलब न्यूनतम सीमा होती है। इसमें एक थ्रेशोल्ड या न्यूनतम सीमा होती है। सीमा पार होने पर तुरंत प्रभाव तुरंत और कुछ दिनों में दिखने लगते हैं। डोज जितनी ज्यादा होगी प्रभाव उतना ज्यादा गंभीर होगा। जैसे त्वचा का जलना मतलब स्किन बर्न, बाल झड़ना, आंखों में मोतियाबिंद या फिर गंभीर रेडिएशन के सिकनेस, तो इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं जिसे नियतात्मक प्रभाव कहते हैं। दूसरा प्रभाव होता है हमारा संभावित प्रभाव। संभावित प्रभाव की बात करें तो लंबे समय तक यदि कम डोज मिलने वाले जो विकिरण है उनके लगातार संपर्क में रहो, तो पहला तो हमने देखा था एक साथ ही क्या बहुत बड़ा डोज मिल जाए या फिर किसी व्यक्ति को लगातार छोटे छोटे डोज मिलते रहे, तो उससे क्या होगा। विशेषता की बात करें तो इसकी कोई सुरक्षित सीमा नहीं होती, थ्रेशोल्ड सीमा नहीं होती। डोज जितनी बढ़ती बढ़ेगी बीमारी होने की संभावना प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी, लेकिन बीमारी की गंभीरता डोज पर निर्भर नहीं करती है। उदाहरण के तरह देखें तो कैंसर का विकास आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक जेनेटिक या डीएनए बदलाव म्यूटेशन इसके अंदर आते हैं। तो दोनों की बात करें हमने, एक तो नियतात्मक प्रभाव जो हमारे एक साथ बड़ा डोज मिलता तो, और संभावित प्रभाव प्रभाव में छोटे छोटे डोज नियमित अवधि में मिलते रहते हैं। अब हम देखेंगे विकिरण मापन की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। ये विकिरण मापन की महत्वपूर्ण इकाइयाँ कौन कौन सी है। एक तो हमारे पैरामीटर है, पैरामीटर के आधार पर देखें तो 3 पैरामीटर, एक तो एक्सपोज़र, एक हमारा अवशोषित मात्रा और तीसरा समतुल्य मात्रा। पहला एक्सपोज़र आता है। एक्सपोज़र की इकाई हमारी कौन-सी थी? रोंटसन। रोंटसन की बात करें जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो मशीन से हवा में कितनी विकिरण ऊर्जा निकलती है? मशीन से हवा में कितनी विकिरण ऊर्जा निकलती है मतलब हवा का आयनीकरण इसमें नापा जाता है। और ये मशीन और स्रोत की ताकत बताता है कि मशीन या फिर स्रोत कितना ताकतवर है। तो ये हमारा रोंटसन इसकी इकाई है जो एक्सपोज़र के बारे में बताता है। फिर अवशोषित मात्रा की बात करें तो इसकी इकाई होती है ग्रे। उस विकिरण में से कितनी वस्तु किसी वस्तु या शरीर ने कितनी ऊर्जा सोख ली है। उस विकिरण में से हमारे किसी वस्तु या शरीर ने जो सजीव हो या निर्जीव हो उसने कितनी ऊर्जा सोख ली, इसे ग्रे से नापा जाता है मतलब अवशोषित मात्रा। एक ग्रे का मतलब होता है 1 जूल ऊर्जा प्रति किलो द्रव्यमान। ये 1 जूल ऊर्जा प्रति किलो द्रव्यमान के नाम से इसे नापा जाता है। फिर समतुल्य मात्रा की बात करें तो इसकी सीवट के इकाई होती है। इसकी क्या होती है? सीवट इकाई होती है और ये इंसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीवट। और ये बताता है कि सोखी गई ऊर्जा ने शरीर को जैविक रूप से कितना नुकसान पहुंचाया। कि जो सोखी गई ऊर्जा है तो सोखी गई ऊर्जा ने जैविक रूप से कितना शरीर को नुकसान पहुंचाया। एक सीवट ये जीवाई की बात करें, एक जीवाई अल्फा विकिरण एक जीवाई एक्सरे की क्या एक जीवाई मतलब जैसे ग्रे है एक्सरे की तुलना में 20 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आप इसे याद रखेंगे जैसे हमने उदाहरण देखा कि एक ग्रे अल्फा विकिरण क्या एक ग्रे एक्सरे की तुलना में 20 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नुकसान हमेशा सीवट में ही नापा जाता है। तो नुकसान की बात करें तो नुकसान किस में नापा जाता है? मनुष्य को होने वाला नुकसान सीवट में नापा जाता है। अब देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो रेडियोलॉजिकल एक्सरे क्षेत्र या रेडियोलॉजिकल क्षेत्र जैसे हमारा एक्सरे कमरा, न्यूक्लियर लैब, इनमें काम करने वाले पेशेवरों के लिए शरीर को विकिरण से बचाने के लिए लेड मतलब शीशे से बने उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है। जैसे आते हैं हमारे कौन से एप्रन, एप्रन कौन से? लेड एप्रन की बात करें तो ये विशेष रूप से धड़ मतलब टोर्सो और अत्यधिक महत्वपूर्ण अंगों को हमारे
जो आंतरिक जो महत्वपूर्ण अंग है, इनको एक्स-रे, गामा किरणों से बचाने के लिए पहना जाता है। फिर बात करें जो कौन-सा लेड एप्रन, फिर आता है हमारा थायराइड शील्ड। तो ये गले के चारों ओर पहना जाता है। इसका क्या कारण है कि हमारे थायराइड ग्रंथि विकिरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और इसमें कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारे थायराइड शील्ड पहनी जाती है गले के चारों ओर। फिर लेड ग्लास की बात करें तो आंखों के लेंस को विकिरण से होने वाले मोतियाबिंद से बचाने के लिए लेड के चश्मे पहने जाते हैं। तो ये हमारे क्या कुछ उपकरण है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिनसे क्या लोगों को सुरक्षा मिलती है। तो 3 उपकरण थे कौन-कौन से? एक तो लेड एप्रन, एक थायराइड शील्ड और एक लेड ग्लास। अब देखेंगे व्यक्तिगत निगरानी। तो व्यक्तिगत निगरानी की बात करें, पर्सनल मॉनिटरिंग की बात करें, तो इसके 2 तरीके हैं, टीएलडी और ईपीडी। तो विकिरण क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों, जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं, इन्होंने अपने शरीर में कितनी विकिरण मात्रा सोख ली और इसे नापने के लिए 2 वो प्रमुख डोजीमीटर का उपयोग करते हैं। जो हमारे विकिरण क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपने शरीर में कितनी विकिरण मात्रा सोखी है, इसको मापने के लिए 2 डोजीमीटर का उपयोग करते हैं। एक तो टीएलडी बैच और एक ईपीडी। एक तो हमारा क्या होता है टीएलडी बैच होता है और एक क्या होता है हमारे ईपीडी होता है। टीएलडी का मतलब होता है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, ईपीडी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोजीमीटर। टीएलडी की बात करें, टीएलडी क्या है? तो इसे छाती पर पहना जाता है और ये लंबी अवधि लगभग 3 महीने में शरीर के द्वारा सोखे गए संचित विकिरण मतलब क्यूमुलेटिव डोज का रिकॉर्ड रखता है और इसे पढ़ने के लिए लैब में भेजा जाता है। 3 महीने तक छाती पे इसको लगाया जाता है। 3 महीने तक छाती पे लगाने के बाद वो अपने आप बता देता है कि शरीर के द्वारा सोखे गए जो संचित विकिरण है वो कितनी है। फिर लैब में इसको भेज के पता लगा लेते हैं। तो ईपीडी की बात करें तो ये एक डिजिटल डिवाइस होता है जो वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में विकिरण के स्तर को बता देता है। टीएलडी तो लैब में जाने के बाद बताता है, जबकि ईपीडी हमारे तुरंत बता देता है। यदि विकिरण का स्तर सुरक्षित सीमा को पार कर देता है तो ये तुरंत अलार्म बजा करके सतर्क कर देता है। अब देखेंगे कार्यस्थल सुरक्षा क्षेत्र मतलब जोनिंग और सर्वोमीटर की बात करें तो कार्यस्थल पर हवा या सतह पर विकिरण की मौजूदगी और स्तर को मापने के लिए गीगर मूलर काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। सर्वोमीटर होता है गीगर मूलर काउंटर, उसका इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पूरे परिसर को इस प्रकार बांट सकते हैं। कैसे? एक तो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो हमारे को अनियंत्रित क्षेत्र अनकंट्रोलेबल एरिया की बात करें तो रिसेप्शन वेटिंग एरिया जहाँ विकिरण नहीं होता, जहाँ आम जनता आ जा सकती है, वो हमारा कौन सा अनियंत्रित क्षेत्र अनकंट्रोलेबल क्षेत्र होगा। जैसे कंट्रोल्ड एरिया नियंत्रित क्षेत्र, तो एक्सरे रूम या थिएटर कक्ष ये हमारे कंट्रोल एरिया होते हैं जहाँ केवल प्रशिक्षित कर्मचारी जिन्हें डोजीमीटर पहना होता है वो ही प्रवेश कर सकते हैं। फिर आता है चेतावनी संकेत, तो नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर पीले और काले रंग का अंतरराष्ट्रीय ट्रेफॉइल चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है जिससे पता चले कि ये वाला क्षेत्र का विकिरण प्रभावित क्षेत्र। फिर बात करें नियामक मानक और डोज सीमा की, तो भारत में विकिरण सुरक्षा के नियम एईआरबी मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा लागू किए जाते हैं। जो आईसीआरपी मतलब इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के वैश्विक दिशा निर्देशों पे चलते हैं। आप इसे याद रखें एईआरबी मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, ये लागू करता है भारत में इस विकिरण की सुरक्षा के नियम। अब बात करेंगे वार्षिक अधिकतम विकिरण डोज सीमा की, मतलब कितनी डोज सीमा होनी चाहिए। तो विकिरण कार्यकर्ता है हमारा रेडिएशन वर्कर्स है अधिकतम 20 मिली साइवर्ट हर वर्ष, तो ये लगातार 5 वर्षों का औसत होता है। लेकिन किसी भी एक वर्ष में 50 मिली साइवर्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या बात करें, ये 5 वर्षों का औसत होता है लेकिन फिर भी किसी भी एक साल में 50 मिली साइवर्ट से ज्यादा का ये नहीं होना चाहिए हमारा डोज सीमा। सामान्य जनता के लिए अधिकतम 1 मिली साइवर्ट एक वर्ष का। गर्भवती महिला की बात करें तो भ्रूण की सुरक्षा के लिए यह सीमा सामान्य जनता के बराबर यानी कि 1 मिली सीवर्ट तक सख्ती रूप से लागू की गई है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर बात करें विकिरण अपशिष्ट प्रबंधन की। विकिरण अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो रेडियोधर्मी कचरे को सामान्य डस्टबिन में नहीं फेंका जा सकता। जो रेडियोधर्मी कचरा होता है सामान्य डस्टबिन में नहीं फेंका जा सकता। इसका निपटान उसकी हाफ लाइफ मतलब अर्धायु के आधार पर तय की जाती है। फिर बात करें हमारे निम्न स्तरीय कचरे की, कचरा निकल रहा है उसकी बात करें लो लेवल वेस्ट की, तो जैसे इस्तेमाल किए गए दस्ताने, सिरिंज, कपड़े, इनकी बात करें तो इनका प्रबंधन कैसे करेंगे? डिले एंड डिके, इन्हें प्रतीक्षा और क्षय का सिद्धांत देखा जाता है। इन्हें तब तक सील बंद कंटेनर में रखा जाता है जब तक इनकी रेडियोधर्मिता प्राकृतिक रूप से खत्म ना हो जाए। फिर इन्हें सामान्य कचरे की तरह निपटा देते हैं, जो होते हैं हमारे कौन से निम्न स्तरीय कचरा। फिर उच्च स्तरीय कचरे की बात करें, जैसे हाई लेवल वेस्ट कहते हैं, उसकी बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हुआ जो ईंधन होता है, स्पेंट फ्यूल होता है, जो हजारों साल तक खतरनाक बना रहता है, वो होता है हमारा उच्च स्तरीय कचरा। और इसका प्रबंधन कैसे करते हैं? जैसे कांच में बदलने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसे विट्रिफिकेशन कहते हैं, तो कांच में बदलने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। और फिर गहरे भूगर्भीय भंडार जो डीप जियोलॉजिकल
रिपोजिटरी है उनमें इनको दफना दिया जाता है। तो दोनों तरह के हमने कचरा निपटान की बात कर ली, एक तो हमारा निम्न स्तरीय कचरा और एक उच्च स्तरीय कचरा। अब हम देखेंगे चिकित्सा अनुप्रयोग और आपातकालीन प्रोटोकॉल की बात करें तो चिकित्सा में विकिरण के उपयोग के दो मुख्य नियम है। हमारी चिकित्सा में विकिरण के उपयोग के कितने हैं? दो मुख्य नियम है, एक तो हमारे क्या औचित्य और एक समांतरण, जस्टिफिकेशन और कम्युलेशन। जस्टिफिकेशन की बात करें तो मरीज को विकिरण से होने वाला फायदा और उससे होने वाले संभावित नुकसान इससे ज्यादा होना चाहिए, फायदा ज्यादा होना चाहिए नुकसान की बजाय। तो पहला नियम ये काम करता है हमारी चिकित्सा में। दूसरा समांतर की, तो एक्सरे करते समय किरणों को केवल शरीर के उसी हिस्से पर केंद्रित करना जिसकी जांच करनी है, पूरे शरीर पे नहीं। तो ये हमारे क्या दो सख्त नियम है चिकित्सा में विकिरण को काम में लेने के। पहला नियम तो ये है कि मरीज को उससे ज्यादा फायदा होना चाहिए नुकसान की बजाय, और दूसरा केवल समांतरण की, कि जिस हिस्से का आपको एक्सरे करना केवल एक्सरे करने उसी पर केंद्रित की जानी चाहिए। फिर विकिरण रिसाव और आपातकाल के 3 नियमों की बात करें। यदि किसी न्यूक्लियर प्लांट या लैब में कोई दुर्घटना हो जाए तो इस प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। पहला कदम है निकासी, इवैक्यूएशन। ये सबसे पहली और तत्काल कार्रवाई है। प्रभावित क्षेत्र को तुरंत खाली करो। सिद्धांत है स्रोत से जितनी ज्यादा दूरी होगी उसका बचाव करना उतना ही आसान होगा। दूसरा कदम है विदूषण। विदूषण की बात करें सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने के बाद यदि रेडियोधर्मी धूल त्वचा या कपड़ों पर लग गई तो कपड़ों को सील करें और शरीर को विशेष रसायनों और पानी से अच्छी तरह से धोएं ताकि विकिरण शरीर के अंदर मतलब सांस या मुंह से ना चली जाए। तीसरा कदम उठाया जाएगा हमारा आयोडीन प्रोफिलेक्सिन। बात करें तो रिएक्टर दुर्घटना में हवा में रेडियोधर्मी आयोडीन I-131 फैल जाता है। इससे बचने के लिए लोगों को पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जाती है। तो ये हमारे कुछ कदम है आपातकालीन स्थिति के। बात करें इसकी गोली देने के वैज्ञानिक कारण की, तो ये गोली हमारे थायराइड ग्रंथि को पहले ही आयोडीन सुरक्षित आयोडीन से भर देती है, जिससे शरीर हवा में मौजूद खतरनाक रेडियोधर्मी आयोडीन को सोख ही नहीं पाता। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो वैश्विक स्तर पर विकिरण सुरक्षा के नियम, मापदंड और इकाइयां तय करने का कार्य मुख्य रूप से कुछ संस्थाएं करती है, जैसे IAEA हमने पहले ही देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना। और ये विकिरण सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक तय करती है और सदस्य देशों को निरीक्षण करने का काम भी करती है। फिर ICRP की बात करें, हमारे इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। तो ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो दुनिया भर में विकिरण सुरक्षा के मूल सिद्धांत, जैसे हमारा LRA मतलब एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, और विकिरण की अधिकतम वार्षिक सीमा जैसे डोज लिमिट इसी संस्था के द्वारा तय किए जाते हैं। फिर इक्रू की बात करें, ICRU इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये संस्था क्या विकिरण को मापने की वैज्ञानिक इकाइयां यूनिट का मानकीकरण करती है, जैसे हमारे ग्रे यूनिट, साइवर्ट, रॉन्टसन जैसी इकाइयों का सटीक निर्धारण इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। कौन सी है? ICRU इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट। और बात करें यूएन स्केलर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमिटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन, UNSCEAR। तो ये संस्था हमारे परमाणु विकिरण के प्रभाव, स्वास्थ्य जोखिमों जैसे हमारे कैंसर या फिर आनुवंशिक प्रभाव और हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर का वैज्ञानिक अध्ययन और रिपोर्टिंग करती है। आपसे याद रखेंगे संस्था का नाम हमारे क्या? UNSCEAR। अब भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय संस्थागत ढांचे की बात करें जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन इंडिया की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा और विकिरण सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। एक तो हमारे टॉप लेवल पे परमाणु ऊर्जा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो भारत में परमाणु उस कार्यक्रम का शीर्ष निकाय है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है और इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक का विकास करना है। किसके लिए? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक का विकास करना है। फिर आता है परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, AERB मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये भारत में विकिरण सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण नियामक संस्था है। ये क्या हमारे भारत में विकिरण सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण नियामक रेगुलेटरी संस्था है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। भारत में कोई भी अस्पताल एक्सरे, CT स्कैन, MRI मशीनों को लगाने के लिए उद्योग या परमाणु रिएक्टर जैसे EERB से के लाइसेंस और ऑडिट के बिना काम नहीं कर सकता। आप इसे याद रखेंगे। यदि कोई भी एक्सरे, CT स्कैन मशीन या MRI मशीन लगाएगा तो उसे पहले हमारे EERB से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये EERB इसका समय समय पर ऑडिट भी करती रहती है। ये संस्था ACRP के नियमों को भारत में कानूनी रूप से लागू करती है। फिर बाघ की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। जो भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, विकिरण से बचाव के लिए नए नए उपकरणों की खोज, रेडियो एक्टिव कचरे के प्रबंधन की तकनीकें, विकिरण कर्मी जैसे रेडिएशन वर्कर्स है उनके TLD बैच मतलब ट्रोजीमीटर की लैब रीडिंग का मुख्य कार्य BAR के द्वारा ही किया जाता है। हमने देखा था TLD में
3 महीनों का एक औसत निकाला जाता है और उस औसत को निकालने के लिए हमारे लैब में भेजा जाता है और लैब हमारे कहाँ है? बार्क के अंदर। बात करें संस्थागत सुरक्षा के प्रमुख कार्य की फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो ये संस्थाएं केवल नियम नहीं बनाती बल्कि उनका कठोरता से पालन भी सुनिश्चित करती है। और इनकी कार्यप्रणाली के मुख्य अंग की बात करें कौन कौन से, तो पहला पंजीकरण और लाइसेंसिंग। तो किसी भी रेडियोधर्मी सामग्री को खरीदने, आयात करने, एक्सरे मशीन जैसे एक्सरे मशीन जैसी मशीनें स्थापित करने से पहले एईआरबी जैसी संस्थाओं से सहमति और लाइसेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। फिर स्थल का निरीक्षण, फिर साइट इंस्पेक्शन की बात करें तो संस्थाएं ये ऑडिट करती है कि जहां विकिरण का काम हो रहा है वहां दीवारों में लेड शील्डिंग है या नहीं, क्या विकिरण की किरणें बाहर आम जनता तक तो नहीं पहुंच रही। कर्मचारी की निगरानी की बात करें तो विकिरण क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का विकिरण क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का राष्ट्रीय डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस रखा जाता है। उनके टीएलडी बेस की रिपोर्ट संस्थाओं को भेजी जाती है ताकि सुनिश्चित हो सके किसी भी कर्मचारी ने तय सीमा वो 20 मिलीसाइवर्ट से अधिक विकिरण तो कहीं सोख नहीं रखी। अपशिष्ट प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो रेडियोधर्मी कचरे को सामान्य कचरे में फेंकना अपराध है। इन संस्थाओं में निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय कचरे के निपटान के लिए सख्त वैज्ञानिक प्रोटोकॉल बना रखे। फिर आपातकालीन तैयारी की बात करें, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस की बात करें तो किसी भी विकिरण रिसाव, रेडिएशन लीक या दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित जनता को सुरक्षित निकालने, विदूषण करने और मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए इन संस्थाओं के पास 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन त्वरित प्रतिक्रिया बल होते हैं, मतलब क्विक रेस्पॉन्स टीम होती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो विकिरण सुरक्षा कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि ये सतत सुरक्षा संस्कृति है जिसमें एसीआरपी, एईआरबी के नियम, टीएलडी के द्वारा मॉनिटरिंग और एलआरआर सिद्धांत का दैनिक पालन शामिल किया जाता है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।